राष्ट्रहित के लिए जो जरूरी है वो होना चाहिए। जियोपॉलिटिक्स में कुछ चीजें डायरेक्टली होती हैं तो कुछ इनडायरेक्टली, यानी कि जिसकी सीधी जिम्मेदारी सरकार नहीं ले सकती, लेकिन जो जरूरी है वो होना चाहिए था। चाणक्य नीति में 4 उपाय की बात की जाती है, यानी कि अगर आपको अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपने देश के हित को बचाना है तो साम दाम दंड भेद चारों का प्रयोग सिचुएशन के हिसाब से करना पड़ता है। तो आप कहेंगे लेकिन नैतिकता का क्या? लेकिन एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें कि अनैतिकता फैली हुई है, यानी कि जिसके पास पावर है वो अपने हिसाब से चीजों को चला रहा है, माइट इज राइट चल रहा है, तो ऐसे में अगर कोई आइडियलिस्टिक होकर चलेगा कि नहीं हम तो सीधे तौर पर बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से चलेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, अगर ऐसे ही चला तो चाणक्य के हिसाब से ऐसा राष्ट्र खतरे में पड़ सकता है। वो इस वजह से, इसका मतलब यह नहीं कि आपने कुछ गलत किया शुरुआत में, लेकिन आपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सही से नहीं समझा, यह आपकी भारी भूल थी। तो आप किसी और काम को कर सकते थे, किसी और प्रोफेशन में जा सकते थे, लेकिन देश चलाने की जिम्मेदारी आपको नहीं मिलनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि बिग पावर्स क्या करती हैं यह देखना जरूरी है, क्या कहती हैं यह नहीं। कहते कुछ और हैं। बड़े प्रिंसिपल्स की बात हमेशा की जाती है, क्योंकि इसी हिसाब से आप अपनी सॉफ्ट पावर डेवलप करते हैं, अपना वर्चस्व डेवलप करते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल मोरालिटी इज यूज्ड इन जियोपॉलिटिक्स। अब डुअल मोरालिटी है क्या? यानी कि हम ये नहीं कह रहे कि मोरालिटी गलत है, मोरालिटी जरूरी है। अगर नैतिकता नहीं हुई तो समाज में स्थिरता कैसे रहेगी, सोशल ऑर्डर कैसे रहेगा? कुछ सही और गलत के पैमाने इंटरनेशनल लेवल पर भी बनने चाहिए, फॉलो होने चाहिए, लेकिन देयर आर एक्सेप्शंस व्हिच आर यूटिलाइज्ड बाय बिग पावर्स। अब ये बात मैकियावेली कह रहे थे, एक मिडिवल टाइम के थिंकर हैं इटली के, कि प्रिंस यानी कि अगर तुम रूलर हो तो डुअल मोरालिटी को समझो। आम जनता की नैतिकता शासक की नैतिकता नहीं हो सकती। अगर शासन करना है तो आपको कुछ ऐसे काम करने के लिए भी तैयार होना होगा देश के हित के लिए, जो आम तौर पर गलत माना जाता है लेकिन जरूरी है। जो जरूरी है वो होना चाहिए। फिर ये कॉन्सेप्ट कहता है कि देखो, जैसे जैसे आपकी पावर बढ़ेगी तो आपके चैलेंजेस बिल्कुल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और उन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए आपको नए तरीकों की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जिंदगी के हर एक नए फेज में जिंदगी आपसे एक नया व्यक्तित्व मांगती है, और इसी तरीके से आप सभी लोग इवॉल्व हुए हो। इसी तरीके से अगर राष्ट्र ग्रो होता है तो राष्ट्र भी चाहता है, होना चाहिए कि उसकी शक्ति के प्रयोग के तरीकों में भी इजाफा हो। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट ऑफ डीप स्टेट? क्या इसका मतलब केवल इंटेलिजेंस एजेंसीज है? नहीं। इंटेलिजेंस एजेंसी के अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर का इस्तेमाल करना, एनजीओज का इस्तेमाल करना, मीडिया नेटवर्क का इस्तेमाल करना, जिससे कि ग्लोबल नैरेटिव्स तुम्हारे फेवर में हो। इंटरनेशनल लेवल पे जो गतिविधियां होती हैं, कुछ डील्स बनती हैं, कुछ बिगड़ती हैं, कहीं शासन गिरते हैं, कहीं पर असैसिनेशन हो जाते हैं, तो ये सीधे तौर पर कोई राष्ट्र की इंटेलिजेंस एजेंसी ही करे, जरूरी नहीं है। इसमें कॉर्पोरेट्स का भी रोल होता है, मीडिया का भी रोल होता है। इस वीडियो में हम इन तीनों के ही मिश्रण को समझेंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, कि इंडिया को क्या करना चाहिए, क्यों, हर एक लॉजिक से समझेंगे। देखिए इंडिया इस समय एक सीकिंग पावर, मतलब हम एक ऐसे फेज में हैं कि हम अपनी पावर को ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि उसके बाद हमें रिटेन करनी होगी पावर। जैसे कि यूएसए इस समय पर सुपर पावर है, उसको कहा जाता है कि स्टेटस कोइस्ट है, यानी कि वो नहीं चाहता कि दुनिया में कुछ बड़ा बदलाव हो उसके प्रतिकूल, यानी कि उसके खिलाफ। तो यानी कि सीकिंग पावर का जो तरीका होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक दूसरे के साथ रिलेशंस को बनाने का, वो अलग है। लेकिन जैसे आप एक बड़ी ताकत बन जाते हैं तब आपको रिटेन करनी होती है पावर, तो आपको अपने तरीकों में बदलाव करना पड़ता है। जैसे कि यूएसए और चाइना, क्या दोनों चाहेंगे कि भारत तेजी से ग्रो करता ही रहे? ऐसा नहीं है। आज भले यूएसए कहे कि अरे आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हम तो चाहेंगे कि आप ग्रो हो जिससे आप चाइना को काउंटर करें, ऐसा नहीं है। उसका कारण है, जैसे आपने सुना होगा ना कि जो भी कॉम्पिटिटर है, फॉर एग्जांपल पर्सनल रिलेशंस में भी रिश्तेदारी से ही वो कहेंगे तरक्की आप करो, आपके बच्चे भी तरक्की करें, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में है कि तरक्की आप करो, इंडिया तरक्की करो, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं। यानी कि जहां पर भी इंडिया यूएसए के इंटरेस्ट को काउंटर करने लगेगा, जहां पर यूएसए का हित खतरे में आएगा, यूएसए इंडिया को रेस्ट्रिक्ट करेगा ही करेगा। चाइना तो ऑलरेडी रेस्ट्रिक्ट कर ही रहा है।
जैसे अब हमें क्या सीखना चाहिए? हमें देखना चाहिए कि यूएसए और यूरोप की बड़ी ताकतें क्या करती हैं। वो प्रोजेक्ट करती हैं कि देयर कोर एजेंडा इज सेविंग डेमोक्रेसी, सेविंग ह्यूमन राइट्स, ऐसी बातें करती हैं। लेकिन हमें देखना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। अगर यूएसए ने इराक में इन्वेजन किया डिस्पाइट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रेजोल्यूशन इसके फेवर में नहीं था, लेकिन यूएनएससी का परमानेंट मेंबर यूएसए फिर भी इन्वेट कर गया। और उसके इन्वेजन में क्या वो अकेला खड़ा था? नहीं, वेस्टर्न यूरोप के जो उसके साथी देश हैं उन सब ने मिलकर इन्वेजन किया। और इन्वेजन क्यों किया? कहा कि सद्दाम हुसैन ना वो डिक्टेटर हैं और इराक की जनता की जो मन की बात है वो हम समझ पा रहे हैं कि उनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ये तो देखो यूएन चार्टर में लिखा हुआ है। तो भले यूएनएससी अभी अप्रूव नहीं कर रही, लेकिन सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इन्वेड कर दिया। लेकिन उसके बाद जो ऑयल रिग्स हैं इराक के, उसमें मेजर ऑयल रिग्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला किसको? यूएसए की फर्म्स को मिला। फॉर एग्जाम्पल हैलिबर्टन जो यूएस की मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिले। तो यानी कि दिखाने के लिए है कि डेमोक्रेसी को सेव करने गए हैं, लेकिन हुआ क्या हम सबको पता है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले। ऐसे ही मोहम्मद गद्दाफी लीबिया के लीडर, उन्होंने कहा कि ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हमें प्राइस खुद डिटरमाइन करना चाहिए, हमें वेस्ट के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। उसके बाद क्या था? मोहम्मद गद्दाफी की उल्टी गिनती शुरू और मोहम्मद गद्दाफी को हटा दिया गया। फिर वहां पर भी यही कहा कि रेबल्स खिलाफ हैं जी, हम तो रेबल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी लाएंगे। क्या डेमोक्रेसी आ गई? नहीं आई। तो कहने का मतलब यह है हर जगह पर ये डेमोक्रेसी नहीं लाना चाहते। इनसे पूछा गया भाई सऊदी अरब में क्यों नहीं डेमोक्रेसी लाते? वो इस वजह से क्योंकि सऊदी हमारा एलाय है। इससे क्या पता लगा कि प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, मौका, डायनेमिक्स क्या आपके फेवर में है, ये मैटर करता है। तो यही इंडिया को भी सीखना पड़ेगा कि बिग पावर क्या कर रही है। एक और एग्जांपल देता हूं। दूसरी चीज जो सीखने वाली है इंडिया के लिए कि ये जो स्टेट्स हैं ये अपने कुछ जो डीप स्टेट एक्टर्स इनके होते हैं उनका ट्रस्ट बनाकर रखते हैं। मतलब ये लूज एंड्स नहीं छोड़ते, दे कीप देयर कार्ड्स वेरी क्लोज। जैसे इंडिया पर 26/11 अटैक हुआ, उसमें यूएस के एक सिटीजन डेविड हेडली का हाथ पाया गया कि भाई आप रेकी करने आए थे। दूसरे ये तव्वुर राना, इनका भी हाथ पाया गया। लेकिन क्या इनका एक्स्ट्रेडिशन इंडिया में हुआ? उस समय पर नहीं। तो यूएस की कोर्ट ने कहा अरे हम सजा दे रहे हैं देखो डेविड हेडली को, लेकिन भाई इंडिया में अटैक हुआ, आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, इंडिया में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम पाकिस्तान पर दबाव भी बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने सारी बातों को खोलें, कौन कैसे जिम्मेदार था, लेकिन व्हाई यू हैव नॉट एक्स्ट्राडाइटेड देम? तो शायद ऐसा हो सकता है कि यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज कुछ किस तरीके से शायद पाकिस्तान को हेल्प कर रही थी और पाकिस्तान के जो डीप स्टेट एक्टर्स हैं उन्होंने इन तंत्रों का भी इस्तेमाल कर दिया जिसका लिंक यूएसए से था। यूएसए नहीं चाहता था कि ये बातें ओपन हो। उसके बाद रिसेंटली इन्होंने कहा कि हम जो तव्वुर राना है इनको एक्स्ट्राडाइट कर देंगे। अभी रिसेंटली ऐसी बातें आ रही हैं, लेकिन अब एक्स्ट्राडाइट करके करें क्या? अब लेकर एक्स्ट्राडिशन करें क्या? क्योंकि अब तो वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो ठंडे बस्ते में चली गई है, वो मैटर अभी नीचे चला गया है। तो कहने का मतलब है उस समय पर हॉट टॉपिक था, उस समय पर प्रेशर क्रिएट हो सकता था। तो यानी कि बिल्ड ट्रस्ट, नो लूज एंड्स। तो अगर शेख हसीना जी की बात करें, शेख हसीना जी के होते हुए इंडिया को फायदा हुआ। यानी कि अगर बांग्लादेश की सरजमी पर जो रेडिकल एलिमेंट्स वहां पर अपना बेस बनाकर भारत पर अटैक करते थे, तो बांग्लादेश की फोर्सेस ने इंडियन फोर्सेस के साथ मिलकर उनका वहां पे सफाया करा। आईएसआई के जो इनकी जमाते पार्टी है उसके साथ जो कनेक्शंस थे उन रिंग्स को ब्रेक करने की कोशिश करी, नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिश करी। तो अगर शेख हसीना ने खुलकर इंडिया को सपोर्ट किया है, इंडिया की सिक्योरिटी एपरेटस के साथ मिलकर काम किया है, तो भाई हमें अगर शेख हसीना की मांग की जा रही है कि एक्स्ट्राडाइट कर दो बांग्लादेश में, तो क्या हमें एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे, क्योंकि समय बदलता है, आज मुश्किलें हैं हमारे नेबर के साथ, हमारे पार्टनर के साथ, तो आज हमें खड़ा होना चाहिए। वी शुड प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस, क्योंकि आज हम स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट करेंगे तो आगे जाकर ऐसे जो और पिलर्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया के फेवर में काम कर रहे होंगे वो भी सेफ फील करेंगे कि ठीक है अगर चीजें कुछ बिगड़ी तो इंडिया इज गोइंग टू बैक अस। दैट इज द काइंड ऑफ ट्रस्ट विच इज नीडेड व्हेन डीप स्टेट वर्क्स। अब हमें प्रोजेक्ट करनी पड़ेगी स्ट्रेंथ वाया बिजनेस एज वेल। एग्जांपल देता हूं, जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा था उससे ठीक पहले यूएस सेक्रेटरी, जो यूएस ट्रेजरी के सेक्रेटरी थे, वो मिलते हैं
यूएस के कुछ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से, बिग बैंकर्स से, और कहते हैं कि देखो हमें ना सपोर्ट करना पड़ेगा एक्चुअली कुछ दो इंस्टीट्यूशंस को। जैसे मैं फोटो दिखाता हूं, ये रहा, फेडी मैक एंड फैनी मै, तो इनको हम बचाएंगे। पूछा भाई क्यों बचाओगे? वो इस वजह से क्योंकि कोई भी देश की जो सरकार है वो अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस या अपना जो पावर प्रोजेक्शन है वो केवल गवर्नमेंट एजेंसी नहीं करती, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं करता। जैसे कि यूएसए ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है एज ग्लोबल पावर, आपको नहीं लगता उसमें प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा हाथ है? आज अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये मेटा, ये सारी कंपनी कहां की हैं? यूएसए की हैं। आज कितने सारे इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर आर डिपेंडेंट ऑन दी माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। सो मच इंफॉर्मेशन ऑफ आवर्स इज अवेलेबल विद गूगल। तो कहने का मतलब है कि रेदर देन थिंकिंग कि भाई प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल अलग है, इसका इंडिया गवर्नमेंट या इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। When you study deep state concept, तो you see possibility of utilizing them for serving India's interest। ठीक है, एक प्राइवेट सेक्टर के पास, कंपनी के पास पैसा बन रहा है, लेकिन पैसा जो बन रहा है वो उनके अकाउंट में आ रहा है, बट इंडियन गवर्नमेंट कैन ऑल्सो यूज देम स्ट्रेटेजिकली, और कहा जाता है कि यूज होता भी है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे कि कोलंबो पोर्ट की बात करते हैं श्रीलंका में, $500 मिलियन से ज्यादा की फाइनेंसिंग अदानी ग्रुप को दे कौन रहा है? किसने अप्रूव करी? यूएस की एक गवर्नमेंट एजेंसी ने। और यूएस और इंडिया दोनों श्रीलंका में किसके इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को काउंटर करना चाहते हैं? चाइना के। तो जो काम भारत सरकार की कंपनी डायरेक्टली नहीं कर सकती, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जहां पर हमें ग्रे एरिया भी रखना पड़ता है, कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं तो वहां पर प्राइवेट सेक्टर का यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपको नहीं लगता कि शायद हो ही रहा हो, तभी $500 मिलियन की फाइनेंसिंग यूएस की गवर्नमेंट एजेंसी अदानी ग्रुप को कर रही है इन दैट प्रोजेक्ट, जो वेस्ट कंटेनर डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट है कोलंबो श्रीलंका में? बिल्कुल हो सकता है। तो दीज आर द काइंड ऑफ लिंक्स दैट वी नीड टू एक्सप्लोर। तो मैंने क्या कहा, कॉर्पोरेट सेक्टर भी है एक लेयर इसमें, एनजीओ भी है, मीडिया भी है और इंटेलिजेंस एजेंसी भी है। जब मैं लास्ट में आऊंगा इस वीडियो के, तब मैं आपको रॉ के बारे में बताऊंगा, रॉ के चैलेंजेस क्या हैं और क्या लेसन्स हमें लेने चाहिए इजराइल से या फिर MI6 ब्रिटेन से। ये देखिए, तो यूएसए ने बैकिंग करा कंपनी को, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हमारा भी हो सकता है कि हम कुछ अपने प्लेयर्स को ग्लोबल प्लेयर्स बनाएं, क्योंकि ग्लोबल प्लेयर्स बनेंगे, अगर वहां पर कमाई होगी तो कमाई का एक बड़ा पार्ट इंडिया की तरफ मोबिलाइज होगा, तो टैक्स अगर हमें मिलेगा तो जाहिर सी बात है भारत सरकार की जो डेवलपमेंटल कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। नाउ व्हाई इंडिया नीड टू लेवरेज दिस पावर? कारण यूएसए तो चाहेगा कि भाई इंडिया वीक रहे। क्यों? अगर इंडिया वीक रहेगा तो यूएसए पर डिपेंडेंट रहेगा, और अगर इंडिया वीक होगा तो चाइना के लिए फायदा कि अच्छा सही है, हमारा जो एनिमी है वो कमजोर होगा। तो हमें हर एक फ्रंट पर अपने आप को मजबूत करना होगा। ये देखिए, यूएसए ऑलरेडी इस लेसन सीख चुका है। जब उसने चाइना के राइज में हेल्प किया उस समय पर भी, मतलब 1980 से हेल्प करना स्टार्ट कर दिया था, सन 2001 की बात है, उस समय पर मर्शाइमर नामक जो स्कॉलर हैं यूएसए के, रिलीज स्कॉलर, उन्होंने कहा कि यूएसए के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स, यूएसए के इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, ये अपना सबसे बड़ा राइवल रशिया को मान रहे हैं। अरे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका है 1991 में, उसके बाद आपका सबसे बड़ा जो राइवल है वो चाइना है। चाइना आपको मात देगा, चाइना आपका बिगेस्ट थ्रेट बनेगा। उस समय पर कहा जा रहा था नहीं नहीं, देखो चाइना ना पीसफुल राइज कर रहा है। हो गया पीसफुल राइज। अब चाइना जो है यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करना चाहता है, वो यूएस की हेजेमनी के डिक्लाइन चाहता है। तो एक तरीके से यूएसए ने अगर देख लिया यार एक ही जगह पर अगर एक ही बास्केट में सारे एप्पल्स रख दोगे तो बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीप करानी थी चाइना से, तो भाई साहब कोई और अल्टरनेटिव भी साथ साथ काम उस पर भी करते ना। साउथ ईस्ट एशिया के अदर नेशंस में भी आप चाइना जैसी एक्टिविटीज को डेवलप करने में इन्वेस्ट कर सकते थे, पॉलिटिकल बैकिंग दे सकते थे, डिप्लोमेटिक एफर्ट कर सकते थे, लेकिन आपने सारी की सारी बैकिंग चाइना को दी। आपको लगा कि अरे कम्युनिस्ट लॉबी का एक बड़ा प्लेयर हमने अपनी तरफ कर लिया। ये किसी की तरफ नहीं है, ये अपनी तरफ है। तो इस वजह से यूएसए को जो सीख मिली है अब, तो आपको लगता है कि यूएसए इंडिया को बियॉन्ड अ पॉइंट राइज करने देगा? नहीं, वो कहीं ना कहीं काउंटर करेगा, क्योंकि वो चाइना वाली गलती नहीं दोहराना चाहता। ऑलरेडी देखिए चाइना की पॉलिसी, चाइना की फिलॉसफी में है कि एक हिल पर दो टाइगर नहीं हो सकते, और इंडिया एक राइजिंग टाइगर है। तो यानी कि एशिया में चाइना की जो प्री एमिनेंस चाहता है चाइना, वो इंडिया नहीं होने देगा।
तो अगर नहीं होने देगा तो भाई दोनों एडवर्सरी रिलेशन रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? रख रहे हैं, तो हमें भी हर फ्रंट पे ग्रो होना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कैसे डीप स्टेट वर्क कर रही है। यूएस की कोर्ट इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल को समन करती है। किस केस में? कहा कि जी आपकी ना चाल है, ये गुरवंत पन्नू जी की एसेसिनेशन की साजिश चल रही है। एसेसिनेशन हुआ नहीं है, जिस साजिश चल रही है तो इसमें आपकी चाल है, इस वजह से हम आपको समन कर रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है? मतलब दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को आप समन कर रहे हो एक ऐसे व्यक्ति से जुड़े केस में जो आपके देश में होकर आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर, यूएस का इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर के डिवीजन की बात करता है, हमें तोड़ने की बात करता है। तो आपको तो पहले ये बात सोचनी चाहिए कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसका भी तो एक दायरा होता है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसी हो रही है कि जो आपके फ्रेंडली रिलेशंस को डिसरप्ट कर रही है तो वो तो एक्सेप्शन में आना चाहिए। इंडिया खुद उसको एक्सेप्शन में मानता है, तो आप ऐसे कैसे समन कर रहे हैं? इसका मतलब है कि ग्लोबल लेवल पर नैरेटिव को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया एक ऑटोक्रेसी है। जैसे स्वीडन बेस्ड एक वीडेम इंस्टीट्यूट है, वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, एक रैंकिंग वो इशू करता है। उसने कहा इंडिया एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है। इलेक्शन होते हैं लेकिन है ऑटोक्रेसी। ये देखिए कनाडा कह रहा है कि हमारे होम मिनिस्टर एक्चुअली जिम्मेदार हैं ये निज्जर की हत्या में। देश के होम मिनिस्टर को नाम ले रहे हैं, मतलब इट्स लाइक कि ऑफिशियल नेमिंग चल रही है। ऑस्ट्रेलिया का जो एबीसी न्यूज है ये भी ब्लेम कर रहा है। इसका तो कहना है कि इंडिया की जो एजेंसीज है जैसे रॉ, वो कोशिश कर रही है टू स्मोक आउट, यानी कि बिल्कुल भस्म करना चाहते हैं खालिस्तानी नेटवर्क को ऑस्ट्रेलिया में। तो रॉ सोचेगा यार, मतलब खुल के नहीं बोलनी थी ये बात। खैर द पॉइंट इज, उसी समय पर चेक रिपब्लिक, यहां पर ये जो निखिल गुप्ता है इनकी मांग की गई कि भाई आप इनको पेश करिए, यूएस में एक्स्ट्राडाइट कीजिए। इनकी एक पब्लिक वीडियो रिलीज करता है चेक रिपब्लिक। तो यानी कि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये कहीं ना कहीं लिंक है वेस्ट के नेशंस अलॉन्ग विद सम मीडिया ग्रुप्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड सम कॉर्पोरेट ग्रुप्स। क्योंकि कई जो एनजीओज और मीडिया ग्रुप्स शामिल होते हैं जब वो ऐसा काम करते हैं, तो कोई देश की सरकार खुद पैसा थोड़ा ना देगी मीडिया ग्रुप्स को, नहीं, ये पैसा किससे दिलाया जाता है? बिग कॉर्पोरेट से दिलाया जाता है। तभी मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ ऐसे ग्रुप्स स्ट्रांग हो रहे हैं तो फिर इनके फंड्स का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिकली इंडिया के डीप स्टेट ऑपरेशंस के लिए भी हो सकता है, जैसे कि वेस्टर्न नेशंस ऑलरेडी करते हैं। अब इंडिया का डीप स्टेट कैसे होगा, कैसा होना चाहिए? तो पहले बात तो यूएस देखिए क्या कर रहा है। यूएस एक्चुअली मेडल इनटू अफेयर्स ऑफ सो मेनी नेशंस, यानी कि वो दूसरे के अफेयर्स में इंटरवीन करता है। कई जगह रेजिम चेंज करता है, एसोसिनेशन करता है, कई जगह डिविजन्स भी कराता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ और 15 कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, मैं सीआईएस की बात कर रहा हूं, कॉमनवेल्थ नेशंस की नहीं, जिसका ताल्लुक आपके ब्रिटिश कॉलोनियल राज से होता है, वो कॉमनवेल्थ नेशन होता है। यूएसआर से डिसइंटीग्रेट हुए उन्हें कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहते हैं। तो आपने सुना होगा सर्बिया के बारे में। तो जो सर्बिया है वो अलाइन रहता है रशिया के साथ। अब सर्बिया को डिवाइड करना था, तो ऐसे में जो वहां पर कुछ रेबल ग्रुप्स थे, जो आज कोसोवो वाला एरिया बन गया है, तो वहां पर जो अल्बेनियन मुस्लिम ग्रुप्स थे उनको सपोर्ट करने लगा यूएसए। अरे आपका तो अलग से देश बनना चाहिए। तो पुतिन वाज सपोर्टिंग सर्बिया। पुतिन ने कहा अरे नहीं, देश की अखंडता के लिए तुम्हें जो सपोर्ट चाहिए हम करेंगे, टेंशन मत लो, वी आर सपोर्टिंग यू, सर्बिया शुड बी यूनाइटेड। लेकिन जो तुम्हारे दुश्मन का साथी है उसको डिवाइड करने के लिए आपने बॉम्बिंग करा दी 1990s में और वहां पर अलग से कोसोवो बनवा दिया। तो एक तरीके से दूसरे देश का डिवीजन करने के लिए आपने दूसरे देश के रेबल ग्रुप्स को सपोर्ट कर दिया और कहा कि क्या कहा, अरे ये तो एक्चुअली ना ये इनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, हमने तो केवल उसको सपोर्ट किया, ये तो देखो खुद ही देश की मांग कर रहे थे। फिर जब क्रीमिया का एनेक्सेशन हो गया 2014, तो फिर ये कहने लगे रशिया तुमने ऐसा क्यों कहा? तो रशिया ने कहा यार ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है इनका, हमने तो रेफरेंडम ही कराया, ये क्रीमिया वाले लोग कह रहे हैं कि दे वांट टू बी पार्ट ऑफ मदर रशिया। तो कहने का मतलब है टिट फॉर टैट दोनों तरफ से चलता रहता। तो बिग पावर्स यूज डीप स्टेट एक्टर्स इन दिस मैनर। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि अगर क्रीमिया को अपना पार्ट बनाया तो लोगों ने कहा अरे यार ये तो वनडे का गेम था, रशियन फोर्सेस आई और वो उन्होंने कोई अपने इंसिग्निया नहीं पहने हुए थे रशियन फोर्सेस के, और देखो उन्होंने पार्लियामेंट को कैप्चर कर लिया, लेजिस्लेचर को कैप्चर कर लिया और उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया क्रीमिया इज आवर पार्ट। ऐसा नहीं होता। लोग कैसे नहीं रिबेल कर रहे? यानी कि वहां पर नैरेटिव्स को बिल्ड किया जाता है, लोगों में एक्सेप्टेंस फॉर चेंज बिल्ड की जाती है।
जिसमें मीडिया भी लगता है, एनजीओज भी लगते हैं, जिसमें कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर भी लगता है, तो उन सब का मिश्रण होता है तब जाकर देश का इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। तभी जाकर उसको ब्लैक सी का जो स्ट्रेटेजिक, ये जो आपके पोर्ट्स हैं, ये रशिया को मिल पाए, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी थे। तो द डीप स्टेट व्हाट इंडिया शुड डू, तो इंडिया को एक स्मॉल टीम रखनी पड़ेगी। यानी कि हम कई सारे कॉर्पोरेट्स पे भरोसा नहीं होता, हमें कुछ ऐसे कॉर्पोरेट्स को देखना होता है जिनमें पोटेंशियल हो, जिनके पास इतना बड़ा नेटवर्थ हो, जिनके पास विजन हो बियॉन्ड इंडिया प्ले करने का। तो जिसमें टाटास हो सकते हैं, जिसमें अदानी भी हो सकते हैं, अंबानी भी हो सकते हैं, तो उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर दिया था कि अगर हमने देखा कि यूएसए चाह रहा है कि अरे इंडिया तुम्हें काउंटर करना चाहिए चाइना को श्रीलंका में, तो ठीक है, हमें पोर्ट्स को डेवलप करना पड़ेगा। अगर श्रीलंका को चाहिए इन्वेस्टमेंट तो केवल सरकारी कंपनी थोड़ा ना करेंगी, हमें प्राइवेट सेक्टर भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। तो ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में वी शुड हैव प्लेयर्स जिसको हमारे जो सपोर्टर हैं वो बैक भी कर सकें। तो ऐसे में ये एक एग्जांपल हो सकता है। प्लस अब मैं बताता हूं आपको बात हमारे डायस्पोरा की। डायस्पोरा का मतलब है भारतीय मूल के लोग जो देश से बाहर हैं। आप सोचो, जिनकी रूट्स भारतीय हैं और वो दूसरे देशों में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर अगर पहुंच गए हैं, गवर्नर बन गए हैं, मान लीजिए एफबीआई चीफ मान लीजिए कोई बन रहा है, मतलब एग्जांपल है, हालांकि पास्ट जो है वो अलग है, बट द पॉइंट इज कि अगर लिंकेज इस तरीके की एसोसिएट की जाए, उनको अपने साथ लाया जाए ड्यू टू बाय सम एफर्ट्स, तो जाहिर सी बात है दे कैन बी स्ट्रेटेजिक एसेट्स फॉर इंडिया। और क्या हम ऐसा पहली बार सोच रहे हैं? नहीं, सरकार ऑलरेडी ऐसा करती है। इवन यूपीएससी भी जीएस पेपर 2 में डायस्पोरा से एक क्वेश्चन बना देती है। डायस्पोरा यानी कि भारतीय मूल के लोग जो देश से बाहर हैं। तो बिग कॉर्पोरेट्स में भी हैं लोग, अब खुद की कंपनियां भी हैं, टॉप पोजीशंस पर भी हैं कंपनियों के, मीडिया में भी हैं, आपके पॉलिटिक्स में भी है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी है। तो वो सब हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। इंडिया यूएस के जो रिलेशंस हैं वो आज जैसे हमेशा वैसे नहीं थे। जैसे मैं इंडिया यूएस रिलेशन जब डिटेल में पढ़ाता हूं तो उस टाइम पर आपको बताता हूं कैसे गैप थे इंडिया यूएस के रिलेशन में। मिसट्रस्ट था कोल्ड वॉर एरा में, उसके बाद भी मिसट्रस्ट था, लेकिन इसके बाद ये जो 123 एग्रीमेंट था, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट था, जहां पर यूएसए ने कहा इंडिया ने भले ही नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं करी, यानी कि इंडिया ने भले ही वो ट्रीटी साइन नहीं करी जो क्लियरली कहती है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, तो इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है, बना सकता है, लेकिन फिर भी हम उसको वो फैसिलिटीज देंगे उन लोगों की तरह जिन्होंने साइन करी है। तो एक तरीके से सब बराबर हो गया। चाइना ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो गलत है। एक ही लेवल पर सबको हमें आंकना चाहिए। अगर इंडिया साइन करता, न्यूक्लियर वेपन ना बनाता, तब जाकर इनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते, न्यूक्लियर फ्यूल को एक्सेस देते, ये तो आप गलत कर रहे हो। यूएसए ने कहा हमें कहानी मत सुनाओ, हमें पता है कि इंडिया इज अ रेस्पॉन्सिबल प्लेयर, हमें पता है कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है वाया एग्रेशन। इंडिया इसको अपनी सिक्योरिटी के लिए रखता है क्योंकि बराबर में एडवर्स रिलेशन है विद यू, यानी कि चाइना एंड पाकिस्तान। तो ऐसे में वो ट्रस्ट था जिसके बेसिस पे सिविल न्यूक्लियर डील हुई। लेकिन ये आपने मीडिया में पढ़ा, लेकिन इसके पीछे भी है। जैसे अगर आप थोड़ा गूगल करेंगे कि विच डायस्पोरा एक्टर्स एक्चुअली प्लेड रोल इन ब्रिंगिंग इंडिया यूएस टुगेदर, तो यू विल रीड अबाउट संत सिंह चटवाल। ये एक यूएस के सिटीजन है, फेमस होटेलियर है वहाँ के, लेकिन यहाँ इनका क्लोज रिलेशन इंडिया के साथ है। इवन इन्हें इंडिया ने सिविलियन अवार्ड्स भी दिए, जो टॉप सिविलियन अवार्ड्स हैं हमारे, पद्म अवार्ड्स, वो भी दिया। क्यों दिया? क्योंकि यू हैव टू प्ले दैट रोल ना, सिंस यू हैव इंडियन रूट्स, यू हैव टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर। तो वी नीड दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लेयर टू वर्क ऑन साइड ऑफ इंडिया। अलॉन्ग विद दैट हमें चाहिए कुछ लोग जो वहां पर एनजीओज बनाए, इंडिया में भी टॉप एनजीओज बनाए, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, आपकी ग्रीन पीस फाउंडेशन। ये दुनिया की फेमस एनजीओज बन गई हैं, लेकिन इनका लिंक कहाँ है? इनका लिंक वेस्ट में है। ये एक रैंकिंग बनाती हैं, उसमें कहते हैं इंडिया आप तो पुअर कर रहे हो इस काम में, ट्रांसपेरेंसी वीक हो रही है आपकी। तो इनकी इतनी बैकिंग है, इतना सपोर्ट है कि इन्वेस्टमेंट पे इंपैक्ट पड़ जाता है, उससे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पे इंपैक्ट पड़ जाता है इन एनजीओज की रिपोर्ट से। इतना यू कैन से क्लाउड इन्होंने बना लिया है। तो व्हाई इंडिया इज नॉट हैविंग सच एनजीओज, व्हाई इंडिया इज नॉट हैविंग सच ट्रांसलेशनल एक्टर्स? तो इंडिया शुड ऑल्सो सपोर्ट मेकिंग दीज काइंड ऑफ एक्टर्स। और इनको पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा बिग कॉर्पोरेट से। तो इसी वजह से हमें इन बिग कॉर्पोरेट्स के पैसे को चैनलाइज करना चाहिए एनजीओज में, मीडिया में, जिससे कि इंडिया की स्टोरी को प्रोजेक्ट कर सकें दुनिया में, इंडिया की साइड को प्रोजेक्ट कर सकें। अब मैं रॉ की बात करता हूं। कहा जाता है कि अभी देखो रॉ
पर काफ़ी कुछ नेगेटिव नैरेटिव्स चल रहे हैं, जैसे कि कनाडा, यूएसए सेइंग कि रॉ इलीगल ऑपरेशंस कर रहा है, ट्रांसग्रेशन कर रहा है हमारे देश में, हमारे सिटीजन जैसे निज्जर का एसेसिनेशन कर दिया, पन्नू के पीछे अभी वो एसेसिनेशन करा सकता है। ये सब बातें चल रही हैं, कई तरह की स्टोरी। लेकिन अगर रॉ को अदर जगह पर भी अपने ऑपरेशन करने हैं तो रॉ को इन देशों की एजेंसीज का सपोर्ट भी चाहिए, और सपोर्ट बनाए रखने के लिए हमें नैरेटिव्स भी अपने सपोर्ट में चाहिए। तो उसके लिए कहा गया है कि रॉ को अपना पीआर भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यानी कि रॉ मीडिया लिंकेजेस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी, यानी कि कुछ बातों पर जो हो गया है उस पर मीडिया में ना आए, कुछ जो सक्सेस आपकी हो गई हैं उस पर एक साइलेंट लीक आए जिसके बारे में कुछ न्यूज़ बने। तो कई बार न्यूज़ बनानी भी पड़ती हैं, कई बार न्यूज़ हटानी भी पड़ती हैं। ये सब काम तब होंगे जब स्ट्रॉन्ग रॉ एंड मीडिया कनेक्शन बनेगा। तो इजराइल इज ऑल्सो डूइंग दैट, मोसाद करती है तो इंडिया को भी करना चाहिए। जैसे अब ये मीडिया ग्रुप्स जो हैं ये खुलकर हमारी रॉ एजेंसी के खिलाफ लिख रहे हैं, लेकिन क्या ये सीआईए के खिलाफ लिखते हैं? इन्हीं के देश के एक न्यू मार्क्सिस्ट स्कॉलर हैं नाओम चॉम्स्की, वो कहते हैं कि सीआईए दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा ग्रुप है। और वो कहते हैं सीआईए की वर्किंग की वजह से ही वो कहना चाहते हैं कि यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट स्टेट है। तो ये भी वैसे कमाल की बात है, यूएसए में बैठकर वो कह रहे हैं यूएसए टेररिस्ट स्टेट है और सबसे बड़ा टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन सीआईए है। लेकिन बात यह है, क्या इन बातों को क्या वहाँ की मीडिया प्रोजेक्ट करती है, हेडलाइन बनती है? नहीं बनती। वो तो आप और हमें इस पर बात कर पा रहे हैं क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में हम उनकी स्टडी करते हैं, उनकी थ्योरी की, उनके कमेंट्स के बारे में जानते हैं तो पता लगता है। लेकिन मीडिया नहीं बनाती बातों को, कारण मीडिया काम करती है देश के लिए कई जगह। तो ऐसे में रॉ को भी ये करना पड़ेगा। प्लस जैसे ब्रिटिश की बात करते हैं MI6 की, तो MI6 का सोशल मीडिया अकाउंट भी है और उस सोशल मीडिया अकाउंट पर कई सारी जो बातें मिथ के तौर पर फैलाई जाती हैं उसको ब्रेक भी करता है। तो ऐसा ही कुछ रॉ को भी करना पड़ेगा जिससे रॉ का भी एक आउटरीच बना रहे, सीक्रेसी भी बनी रहे, प्लस एक आउटरीच एजुकेशन काइंड ऑफ सिस्टम भी बना रहे। तो ये भी कहा जाता है। तो हमें ये लेसन्स जो हैं इन एजेंसी से लेने चाहिए। तो यानी कि हमारा जो डीप स्टेट की डिफरेंट लेयर्स हैं, दे शुड वर्क इन टेंडम, एंड फॉर दैट इंडिया शुड एक्चुअली गिव ड्यू फोकस ऑन दीज एक्टर्स। आई थिंक तब जाकर ये बात मतलब इंडिया की राइजिंग पावर को जस्टिफाई करेगी। मैंने बताया ना कि जैसे MI6 ने कुछ मिथ्स को बस्ट करने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया, तो ऐसा हम भी कर सकते हैं। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि डीप स्टेट को जनरली नेगेटिव कॉनोटेशन में देखा जाता है, नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज होता है, जैसे कि से पाकिस्तान, राइट, क्योंकि पाकिस्तान में सिविक रिपब्लिकन गवर्नमेंट से ऊपर है डीप स्टेट, राइट। यहां पर मैं कोट करना चाहूंगा, एक स्कॉलर है थॉमस पिकेटी, उनकी एक बुक है कैपिटलिज्म इन 21st सेंचुरी। उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, अगर आपको समझ में आए, समझ में तो आएगी, अगर आपको मतलब आप इससे बिल्कुल आश्वस्त हों तो बताइएगा कमेंट्स में वाह, ठीक है। उनका कहना है या तो स्टेट कैपिटल को कंट्रोल करे, नहीं तो कैपिटल स्टेट को कंट्रोल करेगी। कैपिटल का मतलब यानी कि या तो सरकार इन कैपिटलिस्ट पर कंट्रोल भी रखे, इनको बढ़ाए, आगे बढ़ाए, स्ट्रेटेजिकली यूज करे, लेकिन स्टेट डूइंग दैट। अदरवाइज अगर इस तरफ आपने सोचा नहीं कि स्ट्रेटेजिकली किस मॉडल पर हमें इंडिया का डीप स्टेट का इनको पार्ट बनाना है, इंडिया की इस लॉन्ग ट्रैजेक्टरी में इनका कहाँ प्लेस है, अगर आपने इस पर नहीं सोचा और ये इंडिपेंडेंटली ग्रो हो रहे हैं और यू कैन से बियॉन्ड नेशन कोलैबोरेशंस ऐसे बन रहे हैं जो इंडिया के फेवर में नहीं है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है क्योंकि बिजनेस वर्क्स फॉर प्रॉफिट। तो ऐसे में क्या होगा, कैपिटल यानी कि कैपिटलिस्ट यानी कि कॉर्पोरेट विल कंट्रोल स्टेट, विल कंट्रोल गवर्नमेंट। वो नहीं होना चाहिए, वो नेशन के इंटरेस्ट में नहीं होगा, है कि नहीं। तो इट इज बेटर दैट वी अवेकन आवरसेल्फ एंड मेक एप्ट प्लान एंड एग्जीक्यूट इट। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी। आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पर जरूर बताइएगा। ये इंडिया के लिए अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर सब कुछ है क्लियर, जस्ट मेंशन वाह इन कमेंट्स। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है यू कैन शेयर इन कमेंट्स। आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट।